So, very good evening to all of you. So, as we are starting with the network concept for class 12th, so this is a one shot series and in this one shot series हम लोग कवर करेंगे कि ये कितने मार्क्स का चैप्टर है. So, it is a 10 marks chapter in your final exam. और इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. पहला जो आपका इसमें क्वेश्चन रहता है वो रहता है एक नेटवर्क डिजाइन का क्वेश्चन. सो यू हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू नेटवर्क डिजाइन जहां पर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स दिए गए होंगे. कंप्यूटर सिस्टम्स के अलावा आपके बिल्डिंग्स की लोकेशंस दी गई होंगी और उनके बेसिस पे आपको एक पूरा नेटवर्क डिजाइन करना होता है. सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन होता है that is related to the protocols that are there in the computer networks. So for example हमारे different different protocols होते हैं. Example HTTP और you have FTP, IP, TCP. इस तरह के एक बहुत ही बड़ी लिस्ट होती है हमारी, उसके सारे के सारे हमारे कवर होंगे. थर्ड हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा रिलेटेड टू दी नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम और इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं दे आर रिलेटेड टू दी आपके जो भी हमारे नेटवर्क के डिजाइनिंग के अलावा जो टोपोलॉजीज हैं या डिवाइसेस हैं. सो डिवाइसेस कैन बी एडेड. सो हम इस चैप्टर को वन बाय वन डिटेल में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इसके बाद हम लोग हर टाइप के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जिससे हमें ये हेल्प हो जाएगी कि हमें इसमें क्या करना है और किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं. बिकॉज ये एक वन शॉट वीडियो है, इसके अंदर मैं पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट करूंगा एंड वंस द होल चैप्टर इज कंप्लीटेड उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फाइन. सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे या जो सबसे पहले हमें चीज जो डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि इंटरनेट क्या है और किन चीजों के लिए हमें नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है. सो जब कभी भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, तो नेटवर्क में हमें सबसे पहले ये चीज पढ़नी होती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं या जो भी हमें करना है वो क्यों करना है. तो कोई भी चीज नेटवर्क पे आती है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई मोबाइल का नेटवर्क है या फिर कोई इंटरनेट है. नो, नेटवर्क कैन बी ऑफ एनीथिंग, राइट. ये तो है ही. इसके अलावा आपके प्रिंटर्स का नेटवर्क हो सकता है, आपके हॉटस्पॉट्स का नेटवर्क हो सकता है, आपका वाईफाई का नेटवर्क हो सकता है. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ नेटवर्क्स दैट आर डिजाइन्ड अराउंड अस और इनके कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं कि नेटवर्क बनाया क्यों जाता है. तो सबसे पहली चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है रिसोर्स शेयरिंग. सो रिसोर्सेस का जो शेयरिंग होता है वो हमारा सारा का सारा यूज होता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी नेटवर्क के बारे में. ठीक है. तो जैसे आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि हर पर्सन के पास उसका प्रिंटर नहीं दिया जाता. सो दे हैव अ ह्यूज प्रिंटर या एक प्रिंट रूम होगा जहां पर सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने कमांड्स देते हैं प्रिंट के लिए और कुछ मशीन्स डेडिकेटेड होती हैं जो उस प्रिंटिंग का काम को प्रॉपरली कर पाती है. तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग में हमारे पास ये चीज होती है. दूसरा, रिलायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है. बिकॉज कभी भी हम लोग अगर बात करें कि हम एक डिवाइस को सिक्योरिटी दे रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी हमारे को ज्यादा इसमें मिलेगी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स एक साथ काम कर सकते हैं. कि अगर कोई नेटवर्क पे एक मशीन कभी फेल भी हो जाती है या अगर कोई हमारी मशीन किसी प्रॉब्लम में आ जाती है, कोई इंटरनेट इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो दूसरे मशीन स्टिल नेटवर्क में है तो हमारा जो काम है वो होता रहेगा. ये हमारा एडवांटेज होता है. थर्ड, कॉस्ट फैक्टर ऑब्वियसली वो इम्प्रूव हो जाता है. लाइक प्रिंटिंग का मैंने आपको बताया. इसके अलावा आपके
जो नेटवर्क का पूरा यूसेज है कि अगर हम लोग अगर एक एक बैंडविड्थ अगर एलोकेट कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल डिवाइसेस को हम चला सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन अमंग देमसेल्व्स। सो कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर लेट्स से एक कंपनी का अपना एक लैन का नेटवर्क है, राइट? सो उस लैन के नेटवर्क में अगर कंपनी अपने आप सारा का सारा काम उस लैन में करती है, तो आपको एक इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। कंपनीज़ के सारे बंदे या सब लोग आपस में उस लैन के थ्रू ही अपने लोकल नेटवर्क पे भी सारा का सारा काम कर सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क, जब हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क बनाना क्यों है, हमें नेटवर्क क्यों चाहिए, ठीक है? सो इंटरनेट सीधा डे 1 से नहीं बन गया था। एक्चुअली इंटरनेट से पहले भी बहुत सारे वर्ज़न ऑफ इंटरनेट थे। एक रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पर हमने इंटरनेट को यूज़ किया अपने बेनिफिट्स के लिए। सबसे पहले अमेरिका की जो डिफेंस एजेंसीज़ हैं, उन लोगों ने सबसे पहले एक नेट बनाया जिसका नाम था ARPANET। ARPANET stands for, A stands for advanced, then you have the R which stands for research, project, agency, net stands for combinedly as network. सो ये फुल फॉर्म्स भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे कि ARPANET की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो इनका मेन पर्पस ये था कि हम कोई भी अपने जो अमेरिकन डिफेंस एजेंसीज हैं या उन चीज हैं उनके लिए हम किस तरीके से काम कर पाए और उनको बेनिफिट हम दे पाए किसी भी तरीके से। उसके बाद हमारे पास एक उन्हीं की एजेंसी थी एनएसएफ नेट, राइट? सो नेट अगेन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ओनली, एनएसएफ इज नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये उनका अगेन अमेरिका का ही है। एंड लेटर फिर हमारे पास जो आया था वो आया था इंटरनेट, राइट? और इंटरनेट अराउंड 1995-96 में यूजुअली हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पब्लिकली यूज़ करने लगे थे, लेकिन उससे पहले जब उसकी डिप्लॉयमेंट हुई और पूरे वर्ल्ड में उसका ये कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सो इंटरनेट हमारा आया। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटर कनेक्शन नेटवर्क, राइट? सो इंटर कनेक्शन नेटवर्क हमारा से उनसे पहले ये 2 नेटवर्क भी हमारे बने, फिर इंटरनेट आया। ओके, सो इंटरनेट आने के बाद जो भी हमारा नेटवर्क था, उस पर लाखों करोड़ों डिवाइसेस आने लग गए और वो आपस में अलग-अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और अलग-अलग तरीके से उन पे काम होने लग गया। अब हमारे पास जब इंटरनेट आया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा का कम्युनिकेशन शुरू हुआ। क्योंकि इंटरनेट के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि जो डेटा के लिए हमें पहले लेट्स से पोस्टल सर्विसेज यूज़ करने पड़े थे या कुछ भी, वो अब ईमेल हो गया था, राइट? जो हमें इंस्टेंट मैसेजेस किसी को भेजने थे, जो टेलीग्राम्स होते थे, उसके लिए अब इंस्टेंट मैसेजेस चैट्स आ गए थे। सो डेटा का हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया और डेटा कभी भी भेजना होता है, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए। पहला काम कौन करता है? सेंडर। सेंडर एक मैसेज भेजता है किसको? रिसीवर को, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हम इनसे फ़ैमिलियर हुए। कभी भी सेंडर कभी कोई मैसेज भेजेगा तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल का इंग्लिश मीनिंग है सेट ऑफ रूल्स। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हमारे डिसाइडेड होते हैं जब भी कोई प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें कोई फाइल अटैच करनी है, हमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, हमें कोई मीडिया फाइल अटैच करनी है, हर किसी के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग-अलग रूल्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो आती है कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक टाइम पे कम्युनिकेशन करने के लिए कितने सारे लोग एक साथ उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ डिसाइड होती है एक चीज़ से जिसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो होती है वो होती है क्या? बेसिकली एक रेंज,
ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जिसके ऊपर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सो व्हाट इट इज? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर डेटा जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। अलग अलग टू ट्रांसफर डेटा लिख देते हैं ताकि हम लोग इसी से ही आगे कनेक्ट कर लें। अब डेटा ट्रांसफर करने के अलग अलग रेट्स होते हैं। रेट्स मतलब कितना डेटा एक साथ हमारा कहीं पे भी जाएगा। तो अलग अलग डेटा जो हमारा जाता है उसमें हमारे पास बिट्स में डेटा शुरू होता है। सो बिट्स पर सेकंड हमारा स्टैंडर्ड, जैसे फिजिक्स में एसआई यूनिट होता है, वैसे ही हमारा एसआई यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर है बिट्स पर सेकंड। सो बीपीएस। फिर हमारे पास आ जाता है केबीपीएस, दैट इज किलो बिट्स के बाद किलोबाइट्स। इस तरीके से हमारा डेटा जो होता है वो आगे जाता रहता है। देन हमारे पास एमबीपीएस आ जाता है। एमबीपीएस के बाद जीबीपीएस आ जाता है। तो इस तरीके से डेटा रेट्स जो है हमारे डिसाइडेड है। और हर बारी अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1024 से हम लोग मल्टीप्लाई कराते रहते हैं, तो हमारा डेटा उस तरीके से बन जाता है। तो 1024 बीपीएस इज 1 केबीपीएस, 1024 केबीपीएस इज 1 एमबीपीएस, 10424 एमबीपीएस इज 1 जीबीपीएस, लाइक दिस। इस तरीके से हमारे डेटा रेट्स होते हैं। कभी भी इंटरनेट पे जिस तरीके से हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से हमारे सेंडर्स और रिसीवर्स का भी एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को बोला जाता है आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर कोई भी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल डिवाइस है, आपके वेयरेबल डिवाइसेस भी हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लाइक योर स्मार्ट वॉचेस, या इसके अलावा आपके जो आईपैड्स हैं या कोई भी टैबलेट्स हैं, कोई भी वेयरेबल डिवाइस के अलावा कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता हो, वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में या इंटरनेट पर उनका एक एड्रेस होता है, राइट? और उस एड्रेस को हम रेफर करते हैं आईपी एड्रेस से। Okay, so IP address is basically address of any machine or device on the internet, right? जैसे हमारे घर का एड्रेस है, इट्स लाइक उस कंप्यूटर का एक एड्रेस है एसोसिएटेड इंटरनेट। अब जब कभी भी हम लोग मैसेज को भेज रहे हैं, राइट? सो मैसेज भेजने के हमारे कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, उन्हें बोला जाता है स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक मीन्स when you transfer a message from one place to another, और let's say कि हम लोग मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर एंड पे, तो किस तरीके से वो मैसेज जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, तो उसमें हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। तो हमारे पास यूजुअली तीन टेक्निक्स होती हैं: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, एंड देन मैसेज स्विचिंग। यूजुअली इनके बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बीच में डिफरेंसेस काफी बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जहां पर आप लोग सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग इन सब के बारे में पढ़ते हो। इन सब के बारे में नॉलेज आपसे एक या दो नंबर के क्वेश्चन में ये काफी बारी पूछा भी जा चुका है कि किस तरीके से आप सर्किट स्विचिंग करोगे, या आपके इनके टेक्निक्स क्या होते हैं। तो 2 मार्क, 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, आपके नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाता है दो डिवाइसेस के बीच में। सपोज ये आपका सेंडर, ये आपका रिसीवर, देयर विल बी अ डायरेक्ट वायर टू वायर कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेस। ओके, तो कभी भी हो सर्किट स्विचिंग तो आप वहां पे हमेशा मेंशन करना डेडिकेटेड कनेक्शन। ये वर्ड लिखते ही आपका एक नंबर पक्का हो जाता है और आपके फुल इस पार्ट का मार्क्स हो गया। पैकेट स्विचिंग में आपके पास हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जब कभी भी आप पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं तो आपका जो डेटा है, सपोज दिस इज द डेटा, आप उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लेते हो। लेट्स से पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। ये सारे पैकेट्स को तोड़ने के बाद उस पैकेट को एक एक करके सेंडर से रिसीवर एंड पर पैकेट के फॉर्म में भेजा जाएगा। सपोज दिस इज पैकेट 1, दिस इज पैकेट 2, पैकेट 3। तो ये एक एक करके पैकेट इस नेटवर्क में थ्रो किए जाते हैं। रिसीवर एंड पे पहले सारे पैकेट्स एक एक करके रिसीव हो जाते हैं, और रिसीव होने के बाद
वो सारे के सारे पैकेट्स जो हैं कंबाइन होके वापस आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्योंकि एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, तो यहाँ पर तो इनकी अपनी आपस में एक कनेक्शन है वाया वायर। लेकिन यहाँ पर कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आज एक पर्सन ए को पर्सन बी को एक ईमेल भेजना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनके बीच में एक डायरेक्ट तार बना दी जाएगी, लगा दी जाएगी कि भाई इस तार के ऊपर ही आपका नेटवर्क जाएगा, कनेक्शन जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर चीज़ शेयर्ड नेटवर्क में होती है। तो पैकेट स्विचिंग कहाँ पर पॉसिबल है? शेयर्ड नेटवर्क्स में। मैसेज सर्किट स्विचिंग कहाँ पे पॉसिबल है? डेडिकेटेड कनेक्शंस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कई बारी एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जो इतनी पॉपुलर नहीं है, उसे बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या होता है, अगर मल्टीपल हॉप्स लेता हुआ नेटवर्क में कंप्यूटर कभी डेटा पहुंचाता है, सपोज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सोर्स हमारा ये था और डेस्टिनेशन या रिसीविंग एंड ये थी। इसके बीच में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हुए गए, वहां हर जगह पर एक मैसेजेस की पूरी कॉपी जनरेट हो जाती है। मैसेजेस की कॉपी यहाँ भी बनेगी, मैसेजेस की कॉपी यहाँ भी बनेगी। तो ये यूजुअली एक पॉपुलर मेथड होता है जब हम ये कह लें कि हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में काम करेंगे, उन जगहों पे होता है ये यूजुअली यूज़। बहुत मतलब ये कह लें कि फ्रीक्वेंटली यूज़ टेक्नीक नहीं है। ज़्यादातर हम लोग सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग का ही यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे कंपनीज़ वगैरह के अपने लैन नेटवर्क्स हैं या कंपनीज़ वगैरह के अपने नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ पर यूजुअली क्या होता है, बहुत ईज़िली पूरे उनके सर्किट्स में हर चीज़ वायर्डली कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे सर्किट स्विचिंग एक अच्छा मेथड होता है। क्लोज्ड नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग ओवर द इंटरनेट सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग टेक्निक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारे पास जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है, वो है ट्रांसमिशन मीडियम्स। जबकि हमने स्टार्टिंग में बताया भी था कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं या ट्रांसमिशन मीडियम्स होते हैं, हम यहाँ वापस चलते हैं स्टार्टिंग में। तो ट्रांसमिशन मीडियम ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे भी जाते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम किस टाइप के होते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन से हैं। सो ट्रांसमिशन मीडियम में आप लोग कभी भी बात करोगे तो आप दो कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है गाइडेड मीडियम्स। गाइडेड मीडियम का मतलब होता है कि ये जो होंगे कहीं ना कहीं वायर्ड होंगे, ठीक है? वायर्ड कनेक्शंस हैं, तारें बिछी हुई हैं, उन तारों के थ्रू ही सारा का सारा हमारा नेटवर्क जाएगा। अब तारों का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से अमेरिका अगर कोई ईमेल भेज रहा हूँ, तो यहाँ से अमेरिका तक तार बिछी हुई है, तो आंसर वैसे उसका यस है, क्योंकि हमारे पास अंडर सी केबल्स होती हैं डेटा ट्रे नेटवर्क के लिए, राइट? तो अंडर सी केबल्स के थ्रू हमारा सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है एक मीडियम से दूसरी जगह पे। बट इसके अलावा कौन सी तार किस चीज के लिए यूजफुल है, कितना डेटा उसमें हम भेज सकते हैं, किस किस तरीके का भेज सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। और दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं अनगाइडेड मीडियम्स। सो अनगाइडेड मीडियम्स जो होंगे वो वायर्ड नहीं होते हैं, बेसिकली वो नॉन वायर्ड हमारे मीडियम्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा वाईफाई हो गया या हमारा इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गए। तो ये सारे हमारे अनवायर्ड मीडियम या नॉन वायर्ड मीडियम्स में आते हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और इससे एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो कि सीधा-सीधा आपसे वो बोल सकता है कि इस तरह का हमारा नेटवर्क है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप बताइए कि हमारे लिए कौन-सा मीडियम सूटेबल होगा, क्या करना चाहिए? इस टाइप का क्वेश्चन एक एक आध नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले वायर्ड मीडियम में हमारे पास जो वायर आती है, वो आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों के जो टेलीफ़ोन की तार होती है, नॉर्मल टेलीफ़ोन वाली तार, राइट? नॉट जो आपके आजकल जो केबल वाले वायर्स होते हैं, टेलीफ़ोन की एक पतली-सी तार होती है, ठीक है? वो आपस में पहले कैसे होती थी, ऐसे 2 हीलिक्स स्ट्रक्चर आपस में ऐसे ट्विस्टेड होते थे। अब वो क्या है कि बीच में प्लास्टिक का एक टुकड़ा लगा के 2 वायर ऐसे सीधी-सीधी जा रही होती हैं। आपके टेलीफ़ोन में पीछे जो तार हो, आप उसको इज़िली देख लेना, वो ट्विस्टेड पेयर केबल का ही काम करती है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं वो बहुत ही कह लें कि कॉमन मीडियम टाइप है और इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड वायर्स होती हैं।
जो आपस में एक-दूसरे से कभी कनेक्ट नहीं होंगी, नहीं तो डेटा मिसमैच हो सकता है। एक अलग कोटिंग में वायर होती है, दूसरी अलग। ये पहली बात लो कॉस्ट है, बहुत ही सस्ती वायर होती है, राइट? इसका वेट भी जो है वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही हल्की भी तार होती है ताकि इसको लगाया जा सके और वेरी वेरी इजी टू इंस्टॉल होती है क्योंकि सिंपल एक वायर है, आपको अपने घर में लाना है, ए टू बी कनेक्शन लगाना है और काम हो गया। इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर यूज किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर। अब ये कौन सा कनेक्टर होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में जो वाईफाई का मॉडेम होता है, उसके पीछे एक ऐसे स्क्वायर से बॉक्स में एक वायर लगाई जाती है जिसका ऐसे एक डिवीजन होता है इस तरीके का। इसमें एक वायर फंसाई जाती है, प्लास्टिक का उसके आगे टुकड़ा होता है। वो प्लास्टिक का टुकड़ा इसके अंदर फिट हो जाता है और उसको खोलना है तो उसके ऊपर एक जैक होता है, छोटा-सा एक की होती है, उसको प्रेस करेंगे तो वो वायर आपकी बाहर आ जाती है अपने कनेक्टर सॉकेट में से। तो ये RJ45 कनेक्टर होता है। आरजे यहाँ पर नाम है रजिस्टर्ड जैक, इसको बोला जाता है रजिस्टर्ड जैक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बारी पूछा जा चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजे? सो इट इज रजिस्टर्ड जैक। और ये रजिस्टर्ड जैक जो होता है ये कनेक्ट करने के लिए यूज होता है इन तारों को, राइट? इंपॉर्टेंट चीज, ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास अप टू 100 मीटर्स काफी अच्छा काम कर लेती हैं और अप टू 1 जीबीपीएस कनेक्शन भी इसमें चला जाता है। इतना इसका डेटा रेट, ट्रांसफर रेट है हमारा, राइट? सेकंड जो हमारा आता है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। सेकंड टाइप की जो हमारी वायर आती है, वो हमारी वायर जो होती है वो होती है हमारी कोएक्सियल केबल। ना कोएक्सियल केबल्स जो होती हैं, ये बहुत ही बढ़िया काइंड की हमारी वायर्स होती हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में भी यूज होती है। कोएक्सियल केबल क्या होती है? एक सिंगल वायर होती है, उसके अंदर एक यहाँ पर सिल्वर मेश होता है। एक इसका जो फर्स्ट कोटिंग होती है वो एक सिल्वर मेश की होती है प्लास्टिक के अंदर। उसके अंदर से एक प्लास्टिक की व्हाइट कलर की वायर होती है, उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। और इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर ये कॉपर वायर निकलती है, सिंगल कॉपर वायर होती है, ठीक है? थोड़ी सी मोटी वायर होगी ये और सिंगल कॉपर वायर हमारी यूज होती है। इस तरीके से ये वायर बनी होती है। इस वायर की सबसे खास बात ये होती है कि इसके अंदर बहुत सारे वायर्स नहीं होंगे, एक सिंगल वायर होती है हमारी कॉपर की जो हमारे सिग्नल्स को लेके जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे। मोस्टली आपके घरों में जो केबल टीवी हमारा जो लगता था पहले या अभी भी अगर कुछ लोगों के घर में केबल टीवी लगा हो, तो केबल टीवी में जो सेट टॉप बॉक्स होता है, सेट टॉप बॉक्स आपने सुना होगा। सेट टॉप बॉक्स के पीछे जो एक वायर आ रही होती है, जो डिश से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, वो वायर जो होती है वो ये कोएक्सियल वायर होती है। अप टू 500 मीटर्स बहुत ही बढ़िया काम करती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर हमारे ये वाले सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं। लो कॉस्ट, लो वेट, ईज़ी टू इंस्टॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। हाँ, इसको कनेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड जैक की ज़रूरत नहीं होती। आई रिपीट, इसको कनेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड जैक की ज़रूरत नहीं होती। नो रजिस्टर्ड जैक रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो आरजे इज रिक्वायर्ड। इसका वायर का अपना एक कनेक्शन होता है, उसके अंदर आप वायर को इंसर्ट करके लॉक कर देते हो वाया स्क्रूज और वहां पर ये हो जाता है। इसके बस छोटा-सा डिसएडवांटेज होता है ये कि ओवर टाइम इस वायर की, कॉपर वाली वायर के ऊपर कार्बन कलेक्ट हो जाता है, तो सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो डिस्टॉर्शन के लिए आपको फिर इस वायर को, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है बेसिकली, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, तो एयर में आते ही ऑक्सीडेशन हो जाती है तो कार्बन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो कार्बन को आप क्लीन कर देंगे तो आपकी सिग्नल क्वालिटी वापस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद, वो आता है फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर हम बोल लें। अब ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा मीडियम है, ये सब आपने जाना हुआ है, इसके बारे में आपको पहले से पता है। ऑप्टिकल फाइबर हमारे यूज होते हैं हमारे हाई स्पीड इंटरनेट में। हमने इसको काफी बार देखा हुआ है, हाई स्पीड आप लोगों के घर में जितना भी इंटरनेट लग रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है। ये फिनोमेना कौन सा होता है? TIR,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये बेस्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है, लॉन्ग डिस्टेंस अप टू मे बी 8 टू 10 किलोमीटर्स तक भी ये वायर इजीली आपके डेटा को ट्रांसफर कर सकती है, राइट? इसमें जितना भी सिग्नल आपका भेजा जाता है वो ओवर अ बीम ऑफ लाइट भेजा जाता है, और आपको पता है कि लाइट की स्पीड जो है वो बहुत बहुत हाई है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर सेकंड की स्पीड से सॉरी वो चलती है। तो इट्स अ वेरी वेरी हाई स्पीड, एंड जो भी सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत ही जल्दी आपके ट्रांसमिशन में चले जाएँगे। जितनी भी मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन होगी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इसमें कराई जाती है। तो आपके घर में जितना भी आजकल वाई-फाई जो लगता है या जो भी चीज़ है, उसके पीछे एक ऑप्टिकल फाइबर लगती है, जिसके अंदर आप लोग ओवर द स्पीड ऑफ लाइट डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ओके? ये हमारा वायर्ड मीडियम्स के बारे में सारा का सारा चीज़ था। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन वायर्ड के बारे में। सो नॉन वायर्ड के बारे में जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है अबाउट जो हमारा है इंफ्रारेड वेव्स, राइट? सो इंफ्रारेड वेव्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? आपने जो एसी वगैरह के रिमोट्स होते हैं, राइट? यू हैव सीन एसी रिमोट्स, उनके आगे एक रिमोट के आगे एक एलईडी सा लगा होता है। सो आपके रिमोट जो होंगे उनके आगे एक एलईडी लाइट लगी होती है, एंड यू हैव टू पॉइंट दैट डिवाइस टुवर्ड्स योर एयर कंडीशन और टेलीविजन, और वो फिर उसमें काम करते हैं, राइट? तो ये जितने भी रिमोट्स होते हैं, राइट, एसी, टीवी, जितने भी, उनमें ये इंफ्रारेड वेव चलती है, राइट? तो इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ साइट जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। लाइन ऑफ साइट शुड बी क्लियर। मीन्स अगर मैं इस रिमोट के लाइट के आगे अपना हाथ रख के रिमोट के कीज को प्रेस करूंगा तो वो नहीं ऑन होगा, डिवाइस हमारा ऑन ऑफ नहीं होगा, रिमोट विल नॉट बी वर्किंग। सो लाइन ऑफ साइट शुड बी क्लियर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम आता है वो आता है हमारा रेडियो वेव्स। सो रेडियो वेव्स जो होते हैं ये हमारे यूज होते हैं हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में। ये जो हमारे एएम या एफएम चैनल्स आते हैं हमारे घरों में, या जो रेडियो पे चैनल आते हैं, वो सारे इसमें यूज होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल मीन्स एंटीना से अगर हम इसमें कनेक्शन भेजेंगे तो दे ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये इनका जो प्रोपगेशन होगा ये चारों डायरेक्शंस में प्रोपगेट करते हैं। सो ओमनी डायरेक्शन होते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ साइट और इन चीजों का कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि ये वॉल्स और जो आपके बिल्डिंग्स हैं इनको भी पेनिट्रेट कर लेते हैं। तो अगर आप एक एफएम रेडियो अपने घर के अंदर भी सुनोगे तो वो वायर या आपका एंटीना उन सिग्नल्स को कैच कर ही लेता है। तो वॉल्स और बिल्डिंग्स को भी ये पेनिट्रेट कर लेते हैं, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आप लोग वैसे तो यूज करते हो अपने घर में भी, राइट? खाना गर्म करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवंस होते हैं उनमें यूज होता है। बट वैसे ये होती क्या है, ये हाई एनर्जी रेडियो वेव्स होते हैं। जो नॉर्मल रेडियो वेव्स हैं इनमें एनर्जी कम होती है, ये हाई एनर्जी रेडियो वेव्स होते हैं, राइट? हाई एनर्जी की वजह से इनमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है, और उसी का यूज हम लोग करते हैं जब हम माइक्रोवेव ओवंस यूज करते हैं। बट यूजुअली माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होते हैं, अगर आपके लाइन ऑफ साइट क्लियर हो। सो लेट्स से पहाड़ों में यूजुअली जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माउंटेन्स के ऊपर क्या करते हैं, एंटीनास को इंस्टॉल करके रखते हैं, और उन माउंटेन्स के ऊपर जो है वो लाइन ऑफ साइट क्लियर होती है। तो ये एंटीनास टू एंटीनास आपके कनेक्शन जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है कि अप टू 100 किलोमीटर्स भी ये अगर लाइन ऑफ साइट क्लियर है, राइट, तो ये इजीली डेटा को ट्रांसमिट करके आपके डेटा को भेज सकते हैं किसी भी रिसीविंग एंड पे। ये हमारा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन मीडियम का। क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहले हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट पे आया कोएक्सियल केबल, और आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास आया इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स के बाद हमने, क्योंकि ये हमारे नॉन वायर्ड मीडियम्स थे, राइट, इनके बाद हमने पढ़ा हमारे रेडियो वेव्स के बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा माइक्रोवेव्स के बारे में। तो माइक्रोवेव्स में हम लोग इजीली उन चीजों को पढ़ लेते हैं, राइट?
यहाँ पर हमारे पास अब एक चीज़ आती है, जो कि हमारा है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, वो है हमारे नेटवर्क के डिवाइसेस, राइट? और इनका यूज़ आपके कई क्वेश्चन्स में होगा। तो जो क्वेश्चन हमारा एक नेटवर्क प्लान करने के लिए भी आता है, वहाँ पर भी नेटवर्क डिवाइसेस का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वर कहाँ रखते हैं, क्यों रखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, सर्वर होता क्या है? तो ऑल दीज़ थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहला डिवाइस जो होता है वो होता है मॉडेम। मॉडेम की जो नेम है वो बनी है मॉडेम से मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूम से डीमॉड्यूलेटर हमारा बना हुआ है। मॉड्यूलेटर। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोगों के जो नेटवर्क हैं, उनमें तो डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल नहीं करते। हमारे कंप्यूटर से इस तरह का सिग्नल निकलता है। दीज आर 0-1 सिग्नल्स, बाइनरी सिग्नल्स हैं ये। लेकिन नेटवर्क पे जो तारे होती हैं, उनमें हमारे डेटा जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना और वापस रिसीविंग एंड पे इस सिग्नल से इस सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलेशन इस तरीके से होती है, राइट? और डीमॉड्यूलेशन इस तरीके से होती है। तो ये वाला जो प्रोसेस हमारा है, ये मॉडेम का काम होता है, राइट? अब आप कहोगे कि हमारे घर में मॉडेम कहाँ पे लगा होता है? सो बेसिकली आपका जो वाईफाई डिवाइस होता है, राइट? तो वाईफाई डिवाइस के अंदर मॉडेम भी होता है, इनबिल्ट होता है। तो वहाँ पर ये वाला काम आपके लिए हो जाता है। आपके कंप्यूटर से उस मॉडेम तक डेटा जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करता है। मॉडेम फिर आगे तारों से आपका वाईफाई वाला जो डिवाइस है, वो आगे वायर से जुड़ा होता है, तो वो वायर में फिर कनेक्शन डेटा इस तरीके में कन्वर्ट हो जाता है। रिसीविंग एंड पे डेटा पहुंचता इस तरीके से है और फिर उसके वाईफाई के बॉक्स पे जाके वहां पर डीमॉड्यूलेशन वापस हो जाती है बाइनरी में और वहां से फिर ये काम आगे इस तरीके से कर देता है। तो ये हमारे मॉडेम के कनेक्शंस का काम होता है, राइट? यूजुअली मॉडेम जो होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके का है। हम लोग जो डिजिटल काम करते हैं, वो सारा का सारा यूजुअली मॉडेम के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड हमारा एक ऐसा कार्ड है जो हमारे कंप्यूटर्स में लगा होता है, राइट? क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में अगर हमें नेट कनेक्ट करना है, सो इट व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू नेटवर्क। सो कनेक्टिविटी टू नेटवर्क, ये हमारा इसका काम होता है। सो वहां पर हमें ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं कि नेटवर्क से अगर मुझे कनेक्ट करना है, चाहे वो वायर्ड है या वायरलेस है, राइट? तो ईथरनेट कार्ड हमें लगाना जरूरी है। इसका मेन काम ही यही होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन हो जाए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो ये हमारे ट्रांसमिशन के में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, लाइक आई सेड, RJ45 कनेक्टर। तो RJ45 कनेक्टर जो होता है, ये हमारे ईथरनेट केबल्स जो होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे या कनेक्शन करते हैं, तो ईथरनेट केबल्स के जो कनेक्शन होते हैं वो RJ45 कनेक्टर के थ्रू ही किए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है हब। नाउ हब बेसिकली क्या होता है, जब हमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, राइट, टुगेदर कनेक्टेड टू फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? तो हम किसका यूज कर रहे हैं? हब्स का यूज कर रहे हैं। सो जब कभी भी हम लोग हब्स का यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ एक बारी में कनेक्ट कर लिए जाते हैं और उनको डेटा दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अब आप सोचोगे कि आपके घर में जो वाईफाई का नेटवर्क लगाने वाला डिवाइस है, उससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। आपके पूरे फैमिली में हर किसी के पास मोबाइल फोन है, मल्टीपल लैपटॉप्स हैं, आजकल स्मार्ट टीवीज भी आ गए, सब कोई कनेक्ट हो रहे होते हैं हब से। तो वो बिल्कुल सही है। आपका वाईफाई का जो मॉडेम है, वो एक तरीके से हब का भी काम करता है, राइट? सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास सेंटर में एक डिवाइस होता है, दैट कैन बी योर वाईफाई डिवाइस, और उस डिवाइस से सारे के सारे डिवाइसेस आपस में, जो ये आपके मोबाइल फोन्स हो गए, और डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स आपके कनेक्टेड होते हैं उस तरीके से। सो डिपेंडिंग अपॉन कुछ भी चीज आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, तो उस तरीके से वो सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं। हब्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है एक्टिव हब
और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा पैसिव हब। जो हमारा एक्टिव हब होता है और पैसिव हब होता है, उनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक्टिव हब में हमारे पास एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर या इसको हम लोग यहाँ पर रिपीटर भी बोलते हैं। रिपीटर का मतलब क्या होता है? ये सिग्नल्स को हर थोड़ी देर बाद रिपीट करता है, मतलब उसको थोड़ा-सा बूस्ट कर देता है। पैसिव हब जो होते हैं, उसके अंदर कोई भी सिग्नल में चेंजेस नहीं होंगे, मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे, ओरिजिनल सिग्नल ही आपका नेटवर्क पे भेज दिया जाता है, राइट? अब हब्स के साथ एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम आपने कई बारी फेस भी करी होगी, जैसे कि आपके घर में अगर मल्टीपल डिवाइसेस आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो स्पीड होती है, वो कम हो जाती है। आपका जो स्पीड होगा नेटवर्क का हर डिवाइस पे, वो कम हो जाएगा। तो इस हब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटेली हब या स्मार्ट हब भी बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब जिसे बोला जाता है, और उस डिवाइस को बोला जाता है स्विच, राइट? सो एक डिफरेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हब वर्सेस स्विच। ये ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर आप लोगों के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, हब्स वर्सेस स्विच, कि हब क्या होता है और स्विच क्या होता है। सो बेसिकली हब और स्विच दोनों मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हब और स्विच में मेजर जो डिफरेंस आता है, वो ये आता है कि हब जो होता है, वो आपके सिग्नल्स को बेसिकली इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता कि सबको रिसोर्सेज इक्वली शेयर हो। किसी ने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए तो बाकियों को कम मिलेंगे, तो वो उनके लिए स्पीड स्लो चल रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्विच ऑन द अदर हैंड एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, राइट? अब आप सोचो कि आईटी की कंपनीज वगैरह हैं और ये सब है, वहाँ पे हज़ारों के नंबर्स में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इतने सारे कंप्यूटर्स पे नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कौन सा नेटवर्क में डिवाइस आ रहा है, कौन सा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी, उनको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा काम जो है, वो एक स्विच करता है। तो स्विच जो होता है, वो इंटेलिजेंट हब होता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि डेटा जो है, वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि पहले से डिसाइड कर दिया कि सबको 200 मे बी एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, या सबको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पीड मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ज़्यादा डिवाइस में यूसेज आ रही है, किसी डिवाइस की कम आ रही है, सबकी जो बैंडविड्थ होगी वो सेम करके रख दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ बहुत-बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, बहुत ज़्यादा, तो हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। अपना स्विच एक नेटवर्क बनाता है जिसे हम सबनेट भी बोलते हैं। सबनेट स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट नेटवर्क, राइट? जहाँ पर ये अपने सारे के सारे सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसमिशन रेट्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। हब यूजुअली मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्टार टोपोलॉजी में लगाया जाता है। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मीन्स एक मेन डिवाइस बीच में होता है, सारे इससे कनेक्टेड होते हैं। स्विच ऑन द अदर हैंड ट्री टोपोलॉजी में लगाया जाता है। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक मेन स्विच होगा, उससे मल्टीपल कुछ डिवाइस होंगे, फिर उनसे वापस आगे कुछ डिवाइसेस होंगे। तो इस तरीके से ये डिवाइसेस एक ट्री के फॉर्मेट में हायरार्की को फॉलो करते हुए बन लगाए जाते हैं, और उसके हिसाब से ही सबको रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। तो जो सबसे ऊपर होगा उसको मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, जो उससे नीचे होगा वो उससे भी कम। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉलेज की बात करूं या एक स्कूल की बात करूं, तो उसमें जो आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल होंगे, वो यहाँ बैठे होंगे कहीं ना कहीं, जिनके पास मैक्सिमम राइट्स होंगे। उनके नीचे हमारे स्टाफ मेंबर्स या फैकल्टी आ जाती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से सबको नेटवर्क का यूजेज मिलेगा, नेटवर्क की बैंडविड्थ भी मिलेगी, राइट? ये हमारा स्विच का काम होता है। तो हब वर्सेस स्विच एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लोग थोड़ा-सा फ़ोकस रखिएगा रिवीजन के टाइम पे, कि हमें इस चैप्टर में से कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पढ़ लेनी है। मैं इसको यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको रहे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और हमें इसे पढ़ना है, राइट? सो ये एक इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट, हब वर्सेस स्विच का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आता है रिपीटर। अब ये रिपीटर वैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कहीं न कहीं। कई बारी आपके जहाँ भी आप लोग रहते हैं, किसी कॉलोनी में या किसी भी जगह पे, वहाँ पर एक वायर के थ्रू आपने देखा होगा, कई बारी यहाँ पर वायर में ना बीच में यहाँ पर एक सूटकेस सा लटक रहा होता है, एक हैंड पर्स सा लटका होता है।
अब आपको लगता है ये हैंड पर्स लटका के यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? इस तरीके से एक हैंड पर्स सा लटका रहता है। ये हैंड पर्स नहीं होता, बेसिकली यही ये रिपीटर डिवाइस होता है। इसका जो मेन काम होता है ना, वो ये होता है कि जैसे सिग्नल ट्रैवल करता है, तो आफ्टर सम टाइम वो धीरे-धीरे क्या होता है, फेड आउट हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब वो इस रिपीटर से वापस निकल के आता है वापस, तो ये वापस बूस्टेड वे में होता है कि थोड़ा-सा और आगे तक फिर चल जाए। थोड़ी देर बाद फिर एक और रिपीटर लगा देते हैं। तो इस तरीके से रिपीटर जो है, हर थोड़ी देर बाद लगा रहता है, जिससे कि आपका सिग्नल जो है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे बूस्ट होता रहे। राइट? यूजुअली जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वो ये है कि 70 मीटर्स के बाद रिपीटर लगा देना चाहिए एक वायर में, क्योंकि अगर आपके 70 मीटर्स तक तार जा रही है, तो उसमें ये यूज़ होना चाहिए। लेकिन ये 70 मीटर्स जो है, ये वो तार होती है जब आपके घर से जो मेन आपका एरिया का लोकल हब होगा, वहाँ पर जो लग रही हो तार। वैसे डायरेक्ट कनेक्शंस में रिपीटर्स कभी नहीं लगाए जाते। ये रिपीटर्स वहीं लगते हैं नेटवर्क्स में जब आपके आपस में कनेक्शन एक नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया में लगाने हों और थोड़े वो दूर हों, उसी जगह पे ये चीज़ें होती हैं। तो सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस में करने के लिए हम लोग रिपीटर का यूज़ कर लेते हैं बेसिकली, राइट? इनकमिंग वीक सिग्नल, आउटगोइंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है इसमें। देन कम्स अनदर डिवाइस कॉल्ड राउटर। राउटर जो हमारा होता है, ये वर्ड आया है रूट से, और रूट बेसिकली क्या है? अब आपके घर में वाईफाई से एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग लेट्स से इंस्टा की कोई फीड देख रहे हो और किसी दूसरे टीवी पे यूट्यूब चल रहा है, तो आपके यूट्यूब वाला जो ट्रैफिक है या इंस्टा वाला है, वो आपस में किसी क्रॉस डिवाइस जाने लग गया। जो जिस जो डिवाइस जिस भी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है, उसको वही वाला रिसोर्स मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम का कोई फीड देख रहे हो या लिंक्डइन का कोई फीड देख रहे हो और दूसरे डिवाइस पे मे बी योर फैमिली मेंबर इज़ वाचिंग यूट्यूब, तो उनको यूट्यूब ही खुला हुआ दिखेगा और उसी का ट्रैफिक चलेगा। जबकि वाईफ़ाई मॉडेम तो एक ही है घर में। अब वो वाईफ़ाई का मॉडेम कैसे डिसाइड करता है कि किसको किस तरह का सिग्नल मिला जाए, किसको किस तरीके का डिवाइस में हमारे को हमें देना है। तो बेसिकली ये जो वाईफ़ाई होता है, ये राउटर का भी काम करता है। इसके अंदर एक राउटिंग डिवाइस लगा होता है, जो ये काम करता है कि किसको कहाँ से बेस्ट पॉसिबल रूट देते हुए उसकी रिक्वेस्ट को और उसके डेटा पैकेट्स को भेज दिया जाए, राइट? तो इंटरनेट से कनेक्ट करके आपके डिवाइस को सबसे छोटे रूट से, सबसे छोटे शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए आपके डेटा पैकेट्स को इंटरनेट से आप तक और आपसे इंटरनेट तक लेके जाने का जो ज़िम्मेवारी है, वो इस राउटर की होती है। ओके? राउटर के बाद एक बड़ा डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं गेटवे। ओके? गेटवे जो होता है, वो भी एक डिवाइस है जो डिसिमिलर नेटवर्क्स, डिसिमिलर ये वर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिफरेंस आता है गेटवे और ब्रिज में। तो गेटवे किस में काम करता है? डिसिमिलर नेटवर्क में। और एक दूसरा हम लोग नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम ब्रिज बोलते हैं, वो किसे कनेक्ट करता है? सिमिलर नेटवर्क्स को, राइट? तो होगा क्या, बेसिकली गेटवे जो होता है वो इस तरीके से काम करता है कि जब कोई आपका लोकल एरिया नेटवर्क बाहर के नेटवर्क को, क्योंकि आपका क्या है, आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे लेट्स से कोई एयरटेल या जियो यूज कर रहा है, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। इनके नेटवर्क का बहुत सारे लैन्स होते हैं, बहुत सारे। इन सारे लैन्स को फिर हम एक गेटवे पे लेके आते हैं। वो गेटवे बहुत बड़ा एक दरवाजा है जहाँ पर बहुत सारे लैन्स अपना नेटवर्क का डेटा उठा उठा के लाएंगे, और गेटवे के उस तरफ हमारा जो डेटा है वो कहाँ पहुंच जाता है? इंटरनेट पहुंच में चला जाता है। और इंटरनेट से वापस फिर जो रिस्पॉन्स आता है वो इस गेटवे पे आता है। गेटवे से अलग अलग लैन पे चला जाता है। अलग अलग लैन से वाया राउटर आप लोगों के यहाँ पर डिवाइसेस पे आ जाता है। सो टू वे कम्युनिकेशन ये आपका इस तरीके से चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से, राइट? सो दिस इज व्हाट बेसिकली गेटवे एंड ब्रिजेस। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। ये डिसिमिलर नेटवर्क है, मींस इनकी टोपोलॉजी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग नेटवर्क्स में कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका हो सकता है। दैट इज व्हाट बेसिकली डिसिमिलर नेटवर्क मींस। जो ब्रिज होता है हमारा, ऑन दी अदर हैंड, वो सिमिलर नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करता है,
उसमें बाकी और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काम दोनों का सेम है। जो काम गेटवे करेगा वही हमारा काम ब्रिज करता है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो नेटवर्क के डिवाइसेस के बाद क्वेश्चन बनता है, वो बनता है टोपोलॉजीज़ से। टोपोलॉजीज़ ऑफ द नेटवर्क। तो टोपोलॉजीज़ में हमारे कुछ टोपोलॉजी हैं। सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का जो मेन डिफरेंस होता है बाकियों से वो ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक मेन कनेक्शन होगा और इस मेन कनेक्शन से बाकी सारे डिवाइसेस एक-एक करके कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक दिस। एक कनेक्शन मेन होगा और बाकी सारे इसी से कनेक्टेड होते हैं। फायदा ये है कि ईज़ी टू इंस्टॉल है, राइट? ईज़ी टू इंस्टॉल के अलावा आपके कॉस्ट कम होती है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर ये मेन वायर ही ब्रेक कर गई, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपका सिंगल पॉइंट फेलियर होता है। सिंगल पॉइंट फेलियर क्या है? आपका मेन वायर खराब हो गई, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेल कर जाएगा, राइट? तो ये हमारा जो है बहुत ही इसके साथ कह लें कि डीमेरिट हमारा आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो सबसे बढ़िया और सबसे कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी है, जिसे हम स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या होगा? एक सेंटर डिवाइस होता है। इट इज़ लाइक अ हब और इससे मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर एक नेटवर्क के डिवाइस खराब भी हो गया, तो हब इज़ वर्किंग फाइन। बाकी सारे नेटवर्क के जो डिवाइसेस हैं, उनके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ पे। उनकी फंक्शनैलिटी और उनके फंक्शनिंग पे किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा होता है और वो अपना काम करते ही रहेंगे और किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, अगर कोई पॉइंट ऑफ फेलियर आ गया। अगेन ईज़ी टू इंस्टॉल है, कॉस्ट थोड़ी-सी बस से ज़्यादा होती है बिकॉज़ हर बारी कोई नया डिवाइस ऐड होगा तो उसके लिए स्पेशली वायर लगा के कनेक्शन को आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो थोड़ी-सी कॉस्ट बस के मुकाबले एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन स्टिल जो इसके मेरिट्स हैं, फॉल्ट टॉलरेंस, रिमूवल ऑफ फॉल्टी पार्ट्स, नेटवर्क फेलियर, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेटर है कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपका नेटवर्क बनाने का क्वेश्चन आएगा, जब आप नेटवर्क बोला जाता है आपसे कि नेटवर्क बनाओ, ठीक है? कि अलग-अलग बिल्डिंग्स हैं, कोई बिल्डिंग ए है, कोई बिल्डिंग बी है, कोई बिल्डिंग सी है, आपस में इन लोगों को कनेक्ट करना है, तो किस टोपोलॉजी में इनको कनेक्ट किया जाए? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किस टोपोलॉजी में कनेक्ट करेंगे, अगर आपसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टोपोलॉजी वर्ड दिया जाए क्वेश्चन में, मार्क माय वर्ड, अगेन मैं फोकस करवा रहा हूँ यहाँ पे, आपके क्वेश्चन में एफिशिएंट वर्ड लिखा होगा, तो आपको हमेशा कौन-सी टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना है? आपको इस्तेमाल करना है स्टार टोपोलॉजी का। एफिशिएंट वर्ड लिखा है, तो आपको किस चीज़ का यूज़ करना है? स्टार टोपोलॉजी का। ऑन द अदर हैंड आपका जो वर्ड हो वो हो इकोनॉमिकल, राइट? तो आपको किसका यूज़ करना है? तो आपको यूज़ करना है बस टोपोलॉजी का। एफिशिएंट के लिए स्टार या नॉर्मल लिखा हो कि कोई भी बता दो टोपोलॉजी कौन-सी में हम लोग इनमें सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करें, तो आप स्टार टोपोलॉजी बनाइए। अदरवाइज़ अगर आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि इकोनॉमिकल ही बताओ, तो इकोनॉमिकल के केस में आपको बस टोपोलॉजी ही यूज़ करनी है। बस टोपोलॉजी बनती कैसे है? बस टोपोलॉजी इस तरीके से बनेगी कि आपके जो कंप्यूटर होंगे, वो आपस में सबसे छोटा रास्ता लेके कनेक्ट कर दिए जाएँगे। दैट इज़ बस टोपोलॉजी। ओके। और स्टार टोपोलॉजी कैसे बनेगी? आप सबसे पहले ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होंगे, वो बिल्डिंग या वो कंपाउंड जो है, वो बनाया जाएगा सर्वर। वो जो सर्वर है, इट एक्ट्स लाइक द हब। तो जो आपकी बिल्डिंग सपोज़ एबीसीडी के अंदर हम बोल देते हैं कि सी वो बिल्डिंग है जिससे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं जिसमें, तो सी से सारी बिल्डिंग्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना। दैट इज व्हाट स्टार टोपोलॉजी इज ऑल अबाउट। तो स्टार और बस ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिकल, आप बस बनाएंगे, एफिशिएंट आप स्टार बनाएंगे। स्टार के लिए सर्वर होना चाहिए और सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है जहां पर सबसे ज्यादा सर्वर कौन सी बिल्डिंग है जहां पर सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स होंगे, तो वहां पर सर्वर रख के डायरेक्टली सबको कनेक्ट करिए, आपका काम हो गया। इसी तरीके से आपका काम होता रहता है इसमें। ऑन दी अदर हैंड
इकोनॉमिकल वे की जब हम बात कर रहे हैं, तो बस टोपोलॉजी लगेगी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके नेटवर्क के डिस्टेंसेस क्वेश्चन में दिए होते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेके आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट करिए, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। इसके अलावा जो टोपोलॉजीज़ हमारी होती हैं, वो ट्री टोपोलॉजी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्री टोपोलॉजी में अगेन क्या होता है कि कंजेशन जिस नेटवर्क में एक हमें लगे कि कंजेशन हो सकता है, नेटवर्क बिज़ी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेज़ को कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी कंजेशन प्रोन नेटवर्क्स हों, ये याद रख लीजिए, कंजेशन प्रोन नेटवर्क्स, वहाँ पर हम लोग इनका यूज़ करते हैं, राइट? और ट्री टोपोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट डीमेरिट जो है वो ये है कि के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए और इसकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज जो हमारे पास आ जाती है वो ये है कि जब भी कोई नया डिवाइस ऐड किया जाएगा तो काफ़ी कॉस्टिंग उसमें लग जाती है, तो इंस्टॉलेशन इज़ नॉट वेरी ईज़ी, राइट? इसके अलावा मेश टोपोलॉजी भी यूज़ होती है, राइट? मेश टोपोलॉजी क्या होगी? सब डिवाइसेज़ जो हैं, सारे के सारे नेटवर्क में जो डिवाइसेज़ हैं, वो सभी से डायरेक्टली जॉइन्ड होंगे, राइट? ऑल विल बी जॉइन्ड विद ऑल डायरेक्टली, राइट? सो ये इस तरीके का नेटवर्क बनाया जाता है कुछ, राइट? और इसमें क्या होगा सारे के सारे जो आपके कह लें कि डिवाइसेज़ हैं, वो सभी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो जैसे ये डिवाइस ए, बी, सी, डी और ई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए का कनेक्शन बी, सी, डी और ई से डायरेक्ट है। बी का ए, सी, ई, डी से डायरेक्ट है। तो लाइक दिस एवरीबॉडी इज़ कनेक्टेड विद एवरीबॉडी डायरेक्टली। इसमें पॉइंट ऑफ फेलियर वगैरह की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। एक भी बंदा नया आता है और जैसे-जैसे नेटवर्क ग्रो होता जाता है, इस नेटवर्क को मैनेज करना और इस नेटवर्क के साथ काम कराना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो अभी हमने डिवाइसेज़ के बारे में पढ़ा, टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे कुछ टॉपिक्स जो लास्ट के रह गए, वो रह गए किस टॉपिक में? हमारे पास रह गया टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में आपके पास टोटल 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं। पहला होता है पैन, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया मतलब जैसे कि आपके घर का वाईफ़ाई, वो आपके घर के अंदर-अंदर तक ही चलेगा। आपके घर के बाहर निकलते ही मोस्ट ऑफ द वाईफ़ाई कनेक्शंस जो हैं वो वीक हो जाते हैं या होते ही नहीं है। देन कम्स लैन, लोकल एरिया। लोकल एरिया मीन्स लेट्स से अगर हम बात करें तो आपकी कॉलोनी या आपकी सोसाइटी, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कवर करते हैं। देन कम्स मैन, मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन मीन्स विदिन अ सिटी। सो बेसिकली लेट्स से मे बी पूरा एनसीआर तो नहीं कवर होगा, लेट्स से पूरा दिल्ली, पूरा नोएडा, पूरा गुड़गांव, तो इसी तरीके से हमारा मैन होता है। एंड देन कम्स वैन, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया। एंड वाइड एरिया का मतलब होता है कि आपका ऑलमोस्ट अप टू 500-600 किलोमीटर्स तक भी वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इजीली काम कर जाता है। तो अगर लेट्स से अगर आपको बोला जाए कि आपको दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करना है या दिल्ली से चेन्नई कनेक्ट करना है, तो आप लोग WAN या WAN का यूज़ करोगे। ओके? सो ये हमारा गोल होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा हमारा जो डिफ़रेंस है, वो हमारा इस तरीके से हो सकता है, मैं आप लोगों को एक बारी शो भी कर देता हूँ, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको बताया जाएगा कि भई किस तरीके से हमारे जो अलग-अलग नेटवर्क हैं या किस तरीके से हमारे अलग-अलग नेटवर्क्स में काम होता है। तो वो हमारा ये है कि ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारे पास ये है कि अलग-अलग जो हमारे नेटवर्क्स हैं, उनमें किस तरीके से हमारा काम हो जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमारा जो पैन है, वो अप टू 10 मीटर तक रहता है, राइट? रेडियस, लैन का 1 किलोमीटर, मैन का 100 और वैन इवन कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और ग्लोबल। नेटवर्क कॉस्टिंग की बात करें तो नेग्लिजिबल, इनएक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड वैन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन हाई स्पीड, मॉडरेट, लो स्पीड। एरर रेट अगेन लोएस्ट टू हाईएस्ट, जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाएगा आपके एरर आने की प्रोबेबिलिटी सब कुछ ज़्यादा हो जाती है। नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें
तो आपके पास WLAN मतलब वाईफाई डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइसेस और इसमें स्विच रिपीटर्स और यहाँ पे राउटर गेटवेज और राउटर गेटवेज का ही यूज होता है। टेक्नोलॉजी मीडियम की बात करें तो इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, ईथरनेट, वाईफाईज, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड यहाँ पे हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और माइक्रोवेव्स की बात चल रही है, राइट? सो दीज आर वेरियस थिंग्स दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर, राइट? इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट चीज जो रह गई वो रह गई टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, राइट? तो प्रोटोकॉल में यूजुअली आपसे पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करेंगे और किस टाइप की प्रोटोकॉल के यूज के अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आता है HTTP, राइट? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका जितना भी इंटरनेट पे ट्रैफिक जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जितने भी वेब ब्राउजर में वेबसाइट्स हैं, वो सारे के सारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे ही होते हैं। रिसेंटली वो सब कुछ HTTPS पे हो गया है। यहाँ पर HTTP तो सेम ही रहता है, राइट? और जो S है वो सिक्योर है, राइट? सिक्योर मतलब आपका सारा जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहेगा और इनक्रिप्शन से वो आपका सारा का सारा सिक्योर्ड रहता है, राइट? फिर आता है आपका टेलनेट। टेलनेट जो होता है वो आपका रिमोट लॉगिन और रिमोट सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अगर आपने सुना हो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि टीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट? या आपने सुना होगा एनी डेस्क के बारे में। तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमें किसी भी जगह से कहीं के भी कंप्यूटर को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो हमें हेल्प मिल रही है या वो जो हम काम कर रहे हैं वो सारा टेलनेट के थ्रू ही हमारा हो पाता है, राइट? नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें डिवाइसेस आते हैं या जो हमारे आएंगे वो आता है ईमेल से कनेक्टेड। तो ईमेल्स जब हम भेजते हैं तो ईमेल्स में हमारे पास सबसे पहले ईमेल भेजना का होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? नेक्स्ट हमारे पास ईमेल रिसीव करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये रूल्स क्या है कि आप मेल किसी को भी भेजते हो तो उसका SMTP सर्वर ऑन होना चाहिए। मेल अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो POP3 सर्वर ऑन होना चाहिए, राइट? फिर आप किसी से कोई फाइल अटैच करते हो मेल में तो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज होता है, राइट? इटसेल्फ इंटरनेट किस पे चलता है? वो IMPS या IMTP पे चलता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेज या आई मैप बोला जाता है इसको, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्योंकि आप किसी को भी मेल भेजते हो वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही किसी को मिल जाती है, राइट? तो इंस्टेंटली मिलने का मतलब ही यही होता है कि एकदम से आप फटाफट ईमेल को रिसीव कर सकते हो और मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपके जो अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। TCP मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल मींस जो हम नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजेंगे, अपनी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स भेजेंगे वो कैसे मिलेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन पर्पस क्या होता है? ये हमारे डिवाइस को नेटवर्क पे एक एड्रेस देती है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्या आएगा? जो इम्पोर्टेंट चीज है TCP/IP में वो है कि आपके TCP/IP किस तरीके से काम करता है। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, राइट? सो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन होगा और ये ग्लोबली हम कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PPP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, राइट? सो पॉइंट टू पॉइंट का मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो आपके जो पहले MTNL या BSNL के टेलीफोन नेटवर्क्स होते थे, राइट? तो टेलीफोनिक नेटवर्क जो लैंडलाइन फोन के नेटवर्क्स होते थे वो इसी से कनेक्टेड किए जाते थे, राइट? नाउ डेज
अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आ गया है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम ये मीटिंग भी कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीओआईपी, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आपको ईमेल्स में फाइल्स को अटैच करके भेजना है, तो आपको कौन-सी प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा? तो इट इज़ एफटीपी प्रोटोकॉल। अगर आपको ईमेल्स के अलावा ईमेल रिसीव और सेंड दोनों करना है, तो एसएमटीपी एंड पॉप3। आपने एक नई ऐप बनाई है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। आप उसमें चैट्स भी कर सकते हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का आप लोग यूज़ करते हो उसमें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन्स हैं प्रोटोकॉल में, वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर कहीं पे भी लिख के आ जाए कि हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं और उस नेटवर्क के अंदर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अलाउड होनी चाहिए, तो वो सारा का सारा वीओआईपी प्रोटोकॉल पे होगा, राइट? नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इसमें हमारे पास www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। यू नो अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब वेरी वेल, राइट? जो इंटरनेट है वो इसी को कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए। देन हमारे पास HTML आ जाता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये हमारे ब्राउजर्स जो सपोर्ट करते हैं इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, और हमारे प्री डिफाइंड कुछ टैग्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग वेब पेजेस या हम बाद में वेबसाइट्स का क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूआरएल आता है। हर इंटरनेट पर जो भी चीज हमारे पास है, कोई भी चीज, उस हर चीज का इंटरनेट पर एक नाम होगा, राइट? दैट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फाइन। और यूआरएल जैसे आपने देखा, अगर हम बात करें तो www.google.com, तो google.com ये पूरा यूआरएल है, राइट? इसमें जो नेम है वेबसाइट का वो गूगल है, और जो डोमेन है वो क्या है? google.com। तो ये हमारा google.com क्या है? ये डोमेन नेम होता है। ओके, सो इस तरीके से आपके पास अलग अलग चीजें आ जाती हैं, राइट? वेबसाइट, वेब पेजेस, यू ऑल नो वेबसाइट्स क्या होते हैं। वेबसाइट्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, राइट? वेब पेजेस क्या होते हैं? कुछ ऐसे इंटरनेट ब्राउज़र पर विज़िबल पेजेस जिनको हमने एचटीएमएल या एक्सएमएल यूज़ करके बनाया हुआ है, राइट? कोई भी वेब पेज या वेबसाइट होती है, वो कहाँ पर होती है? वेब सर्वर पर होती है, जहाँ पर ये प्लेस टू होस्ट वेबसाइट, प्लेस टू होस्ट वेबसाइट्स, राइट? तो इस तरीके से हमारा वेब सर्वर्स के बारे में हुआ जाता है। होस्ट करना है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेब होस्टिंग। सो यहाँ पे एक पूरा है कि हम लोग क्या करेंगे, HTML या XML को यूज करके वेबसाइट्स बनाते हैं या वेब पेजेस बनाते हैं, जो बाद में वेब सर्वर पे वेब होस्टिंग के प्रोसेस से होस्ट की जाती है, राइट? और इनको देखने के लिए बाद में हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? वेब ब्राउजर का। ओके, सो दिस इज हाउ द होल इंटरनेट बेसिकली वर्क्स। ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, लाइक आई सेड, जो हमने क्वेश्चंस के बारे में बात करी या जैसे भी हम लोग ने बताया कि कैस कहाँ पे क्या क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एक बारी देख लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखने से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, राइट? सो एक क्वेश्चन हम लोग विजिट कर लेते हैं, और इसके अलावा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वंस दिस सेशन विल बी अपलोडेड। सो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, इसके अंदर आप लोगों को इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव विद अस। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है दैट देयर इज अ कंपनी
एंड उस कंपनी को यहाँ पे कुछ अलग-अलग ब्लॉक्स में कंप्यूटर्स लगाने हैं और वो अलग-अलग ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में इतने-इतने मीटर्स पर दूर हैं। सो क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक है, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है और फाइनेंस ब्लॉक है। सबके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और सबके बीच में कितने-कितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो भी आपको गिवन रहता है। अब आपका इस पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखते हुए आपको बोलूं यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ पर अपना सर्वर लगाएंगे। तो ये जो हमारा टीटीसी ब्लॉक है इसमें सर्वर कहाँ पे लगेगा। तो इट इज वेरी वेरी इजी टू से कि हमारा जो सर्वर है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को देख के लगेगा। तो हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर देखें तो फाइनेंस वाले ब्लॉक में सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 120। तो हमारा जो फाइनेंस ब्लॉक है यहाँ पर हमारा सर्वर जो है वो लगाया जाएगा। दैट इज व्हाट 1 मार्क क्वेश्चन will look like, that is 1 mark awarded to you। आपको अगर इसको पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिखो, the server will be installed in finance block because it has the maximum number of computer, that's it। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको। Then it is decided that you have to actually, the next question is that what is the most appropriate manner of cable layout for efficient communication। The word is efficient mention किया गया है। Like I said, अगर इकोनॉमिकल होता तो बस टोपोलॉजी होती, एफिशिएंट बोल दिया गया क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस का कितना डिस्टेंस है, इट इज 40। तो दिस 40 एंड फाइनेंस और कॉन्फ्रेंस से कितना है 50। तो ये 50, दिस इज द केबल लेआउट। तो आप यहाँ पे ये एचआर ब्लॉक हो गया, ये आपका कॉन्फ्रेंस ब्लॉक हो गया और ये आपका फाइनेंस ब्लॉक हो गया। सो दिस विल बी 40 एंड दिस इज द 50 बिकॉज ये सर्वर है। तो सर्वर से आपको डायरेक्ट बनाना है, लाइक मेंशन्ड कि सर्वर से आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे कनेक्शन बनाना होता है सर्वर के केस में। दैट इज दैट this particular diagram will fetch you 1 more mark, that's it, right। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो बोल रहे हैं कि आपको इस डिवाइस, ये बैंगलोर में ऑफिस है, राइट। सो देयर इज अ कनेक्शन, ऑफिस है बैंगलोर में, राइट। और बैंगलोर से आपको अपने डिवाइसेस, एक और ऑफिस है जो दूसरा डिवाइस है वो लंदन में है। सो बैंगलोर टू लंदन आपको कनेक्शन बनाना है। बैंगलोर से लंदन कनेक्शन बनाने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है सैटेलाइट, राइट। सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है इंफ्रारेड और थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है ईथरनेट। अब आप खुद सोच सकते हैं गिवन द ऑप्शन बैंगलोर से लंदन कौन सा बेटर है। सो इट इज ऑलवेज सैटेलाइट कनेक्शन। तो सैटेलाइट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बैंगलोर से लंदन ऑफिस को कनेक्ट कर रहे हैं। सो अगेन 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन, जस्ट मार्किंग इट आउट। ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बैंगलोर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लंदन से कनेक्ट करेंगे। देन आपको बोला गया कुछ चीजें हैं आपको लगानी है, जहां पर स्विच कहाँ पे लगेगा, मॉडेम कहाँ पे लगेगा और गेटवे कहाँ लगेगा। तो आपको ये अलग अलग बताना है कौन कौन सी बिल्डिंग में ये लगाया जाएगा। लाइक यू कैन सी वेरी वेरी वेल, आपके जितने भी कंप्यूटर हैं, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक्स में एक से ज्यादा कंप्यूटर है। सो यू हैव मोर देन 1 कंप्यूटर इन ईच ऑफ द ब्लॉक्स। अब जहां पर भी एक से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं, यूजुअली हम लोग वहां पर क्या करते हैं, स्विच का यूज करते ही करते हैं। तो स्विच इन तीनों में लगेगा, मॉडेम भी तीनों में लगेगा, लेकिन जो गेटवे है, गेटवे जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा सर्वर की तरह सबसे ज्यादा वाले में ही लगेगा। सो गेटवे आपका यहाँ पे लगाएंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली राइट डाउन कि कहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द डिवाइस दैट विल बी यूज्ड टू कनेक्ट every computer of each block in every of the blocks that is given। तो हर कंप्यूटर को कनेक्शन लगवाना है, इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है। तो कौन सा डिवाइस यूज होता है मल्टीपल कनेक्शन के लिए। सो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि मल्टीपल कनेक्शन के लिए दो ही डिवाइसेस होते हैं, एक हब और दूसरा स्विच।
और अब इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो आपको चूज़ करनी है, वो ऑब्वियसली हमारी कौन-सी बन रही है? दैट इज़ नथिंग बट स्विच। तो स्विच जो हमारा है, वो हमारे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो दैट इज़ द आंसर हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगेन इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको गिवन है, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बोला गया, कंपनी इज़ प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स ऑफिस इन हैदराबाद टू अनदर ऑफिस व्हिच इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे। 1 किलोमीटर ही दूर है, राइट? 1 किलोमीटर दूर के लिए कौन सा नेटवर्क बनाया जाएगा? वेदर इट विल बी लैन, मैन और पैन। सो लाइक आई सेड, पैन जो होता है वो 10 मीटर रेडियस में रहता है, लेकिन लैन जो है वो 1 से 2-3 किलोमीटर तक बन जाता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लैन, और साथ में आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क पूरा का पूरा लिख देंगे। सो यू विल गेट 1 मार्क। सो दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स जस्ट बाय आंसरिंग दीज वन वर्ड, बिकॉज 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में तो ऑप्शन ही गिवन थी आपको। यू हैव फेच्ड 5 मार्क्स फ्रॉम दिस, राइट? एंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन 100% आप लोगों का यूजुअली 5 मार्कर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 या 33 जो होता है, वो आपका हर साल इस टाइप के क्वेश्चन से आना ही आना है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि हमारे को ये मिस हो जाएगा क्वेश्चन, ये होता ही होता है। तो अगर इस टाइप के आप 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, और इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किया है इस पूरे में सेशन में, कि अबाउट नेटवर्क की टोपोलॉजीज के बारे में, नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में, इसके अलावा अलग-अलग हमारे मीडियम्स के बारे में, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक बारी पढ़ लेते हो और एक बारी रिवाइज कर लेते हो, तो आई थिंक आप इजीली इस चैप्टर को 10 में से 10 मार्क्स आपके बन जाते हैं। और 10 मार्क्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 15% पेपर जो है आपका इसी चैप्टर से है, और आप इजीली उसको मेंशन करके और इजीली उसको लेके यूज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग इज, दैट इज व्हाट द होल पर्पस ऑफ दिस सेशन इज, कि आपको यहाँ पे पता चल पाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या करना था और किस तरीके से हम लोग इसे कर पा रहे हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर सेशन के मैं ये वाली नोटबुक और साथ ही साथ आपका जो हमारा एक क्वेश्चन सेट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो अपलोड कर दूंगा, और आपको वहां से हेल्प मिल सकती है इस चैप्टर के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।